देखो डाइजेस्ट वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की 2 क्लासें अपनी कंप्लीट हो गई है, लगभग टॉपिक अपना पूरा हो गया था। आज इसके कुछ एक के अपने एमसीक्यू करेंगे या पीवाईक्यू करेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? ठीक है? श्वसन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर होता है कौन-सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। कैसे? ऑक्सीकरण कैसे? आपने पढ़ा होगा C6H12O6 प्लस कौन-सी? ऑक्सीजन गैस। साथ में बनेगी कौन-सी? CO2 प्लस H2O बनेगा और साथ में क्या बनेगी? एटीपी बनेगी। एटीपी यहाँ पर बन रही है, मतलब ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है ना? ऊष्माक्षेपी की मतलब सीधी सी बात ये है कि ग्लूकोज छूटेगी और ग्लूकोज से शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो श्वसन है वो एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में अपने पास दूसरा क्वेश्चन है कि वातस्फीति एक श्वसन विकार है जो किसके कारण होती है? वातस्फीति एक श्वसन विकार है जो किसके कारण होती है? धूम्रपान के कारण होती है, याद रखना। ठीक है? धूम्रपान के कारण होती है क्योंकि धूम्रपान के कारण लंग्स के अंदर जो एल्विलाई है उसके अंदर लगातार सल्फर डाइऑक्साइड है वो जाती रहेगी और सल्फर डाइऑक्साइड अगर लगातार अपने लंग्स के अंदर जाती रही तो धीरे-धीरे एल्विलाई, इसके अलावा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये आपस में कठोर हो जाएगी। ठीक है ना? और कठोर होने के कारण एक डिजीज हो जाएगी जिसका नाम क्या होता है? वातस्फीति या एम्फाइसीमा। आगे देखो, श्वास नली में अपूर्ण उपास्थि वलय का क्या कार्य है? ठीक है? श्वास नली में अपूर्ण उपास्थि वलय का क्या कार्य है? तो देखो, पहला ऑप्शन है भोजन को गुजरने से रोकता है। भोजन को गुजरने से रोकता है। भोजन को गुजरने से रोकने के लिए 2 छिद्र पाए जाते हैं। एक तो कौन-सा? एपिग्लोटिस और दूसरा होता है यूवुला। ठीक है ना? ये तो पाया जाता है आपके कहाँ पर इसका कार्य है? भोजन को कहाँ पर जाने से रोकना? भोजन को नासा गुहा में जाने से रोकना। ठीक है ना? भोजन को नासा गुहा में जाने से रोकना। ठीक है? और इसके बाद में इसका कार्य है भोजन को कहाँ पर जाने से रोकना? श्वास नली में जाने से रोकना। श्वास नली में जाने से रोकना। ठीक है? आगे देखो इसके बाद में रोकना। आगे देखो दूसरा ऑप्शन है पानी को गुजरने से रोकता है। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। श्वास नली को सिकुड़ने से रोकता है और श्वास नली में हवा को रोकता है। कभी नहीं रोकता है हवा को। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सिकुड़ने से रोकता है। ठीक है? सी हो जाएगा। और ये बात याद रखना, ये सी, ये जो उपास्थि बल है ना जो अपूर्ण होती है ये सी आकार की होती है भैया। ठीक है ना? सी आकार की एक प्रकार की कौन सी कार्टिलेज की बनी हुई या कौन सी उपास्थि की बनी हुई? हाइलिन उपास्थि की। और ये लगभग अपने यहाँ पर लेरिंग्स से लेकर पूरे ट्रेकिया के इस पार्ट तक फैली रहती है। सी आकार की हाइलिन उपास्थि की बनी हुई टोटल संख्या होती है कितनी? 16 से 20। ठीक है ना? 16 से 20 होती है। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि वातस्फीति रोग में कौन सा अंग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? वातस्फीति रोग में सबसे ज्यादा अंग प्रभावित होता है कौन सा? एल्विलाई। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एम्फाइसीमा या वातस्फीति में लगातार सल्फर डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती रहेगी। धीरे धीरे फेफड़ों एल्विलाई की लेयर है वो कठोर हो जाएगी। ठीक है ना? आगे देखो, आगे अपने पास है क्वेश्चन है कि कौन सा अंग प्लूरा झिल्ली से घिरा रहता है? ध्यान से देखो, 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। एक तो हार्ट के ऊपर पाई जाती है। ठीक है? दूसरा पाई जाती है लंग्स के ऊपर और इसके बाद में तीसरा पाई जाती है किडनी के ऊपर। तीनों की तीनों मेम्ब्रेन का नाम याद रख लेना। इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना इसका नाम होता है पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है ना? पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल का मतलब होता है प्रीदिय, पेरी का मतलब चारों ओर, कार्डियम का मतलब कार्डियक ऑर्गन। और कार्डियक ऑर्गन कौन सा होता है? हार्ट। तो हार्ट की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है? पेराइटल पेरिकार्डियम। लंग्स की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेराइटल प्लूरा। ठीक है ना? पेराइटल प्लूरा। अब देखो प्लूरा जो है ना वो यहाँ पर लंग्स की सबसे आउटर कवरिंग होती है। किडनी की सबसे आउटर कवरिंग होती है पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है ना? पेराइटल पेरिटोनियम। ये 3 लेयर हैं। तो हार्ट की अगर आपसे कोई पूछ ले तो पेरिकार्डियम, लंग्स की प्लूरा और किडनी की पेरिटोनियम। ये तीनों की तीनों देखो यहाँ पर प्लूरा झिल्ली से घिरा हुआ ऑर्गन कौन सा होता है? प्लूरा झिल्ली से घिरा हुआ ऑर्गन लंग्स होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में है कि श्वसन से संबंधित कौन सा कथन है वो बिल्कुल एकदम सही है। श्वसन से संबंधित कौन सा कथन बिल्कुल एकदम सही है? तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत है भैया। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं नहीं दिया हुआ है जो इससे रिलेटेड है। आगे देखो इसके बाद में है कि कौन सा अंग श्वसन को नियंत्रित करता है? कौन सा अंग श्वसन को नियंत्रित करता है? 10वीं की एनसीईआरटी में बिल्कुल एकदम साफ लिखा है। एक 11th की एनसीईआरटी में मेडुला ऑब्लांगेटा। याद रखना, इसके अंदर एक सेंटर होता है और इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है ना? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को हिंदी में कहा जाता है श्वसन लय केंद्र। ठीक है? श्वसन लय केंद्र। और इसके बाद में दूसरा नियंत्रण रेस्पिरेशन का करता है पोन्स। ठीक है ना? पोन्स।
दोनों के दोनों कौन से मस्तिष्क के भाग है ये भी याद रखना, अपने हिंड ब्रेन के। हिंड ब्रेन का मतलब होता है कौन सा मस्तिष्क है, अपना पश्च मस्तिष्क। और ये पश्च मस्तिष्क है, ये कौन सी क्रिया का नियंत्रण करता है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। अगर मस्तिष्क नहीं करता है, सेरिब्रम नहीं करता है। सेरिब्रम खुद किसका भाग है, अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा, सेरिबेलम, कौन से मस्तिष्क का है, हिंड ब्रेन का। दूसरा सबसे बड़ा भाग लगभग 10 से 15% भाग बनाता है, इच्छिक गतियों को कंट्रोल करता है। आगे बात समझे तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेडुला ओब्लांगेटा। आगे देखो इसके बाद में अपने पास है नेक्स्ट ऑप्शन है कि रक्त और ऊतकों के बीच में गैसीय विनिमय को क्या कहा जाता है। देखो गैसीय विनिमय होता है बॉडी में 3 जगह पर, एक तो नाक और बाह्य वातावरण के बीच में, ठीक है ना। इसके बाद में इसको बाह्य श्वसन कहा जाता है। दूसरा होता है लंग्स, और इसके बाद में अपने रक्त के बीच में, ठीक है। और इसके बाद में तीसरा होता है कहाँ पर, ऊतकों और गैसों के बीच में। देखो पहला कहाँ पर होता है, पहला होता है नाक और कहाँ पर, बाह्य वातावरण, ठीक है ना। तो इस इन तीन ये जो श्वसन होता है इसको कौन सा श्वसन है, बाह्य श्वसन, ठीक है ना, बाह्य श्वसन। दूसरा होता है अपना किसका, लंग्स प्लस इसके बाद में किसके बीच में होता है, रक्त के बीच में। तीसरा होता है ऊतक प्लस किसके बीच में होता है, रक्त के बीच में। ये जो श्वसन चलता है ना बॉडी के अंदर चलता है, तो ऐसे श्वसन को क्या कहा जाता है, आंतरिक श्वसन कहा जाता है, ठीक है ना, आंतरिक श्वसन कहा जाता है। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, बाह्य ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। आंतरिक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अवायवीय श्वसन ये भी कट जाएगा और उपयुक्त सभी ये भी कट जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना आंतरिक श्वसन में, वो भी याद रखना कौन सी क्रिया से होता है, विसरण क्रिया, गैसों के दाब के कारण होता है ये, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में अपने पास करेक्ट ऑप्शन है वो इसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि छाती गुहा, छाती गुहा नहीं है, यहाँ पर नाम है कौन सी गुहा, वक्ष गुहा, ठीक है। वक्ष गुहा का आयतन कब कम होगा, ठीक है ना। देखो सांस छोड़ते समय, सांस लेते समय, ए और बी दोनों कौन से समय में होगा। देखो इस प्रकार से जब अंतःश्वसन करते हैं, ठीक है ना, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर बढ़ने धीरे 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 जब बॉडी रिलैक्स होती है वापस, ठीक है ना, तो सांस छोड़ते समय CO2 गैस बाहर निकलती है। क्यों, क्योंकि अंदर CO2 का प्रेशर ज्यादा होता है। CO2 का प्रेशर ज्यादा होने के कारण सांस छोड़ते समय वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सांस लेते समय वक्ष गुहा का आयतन है वो हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, ठीक है ना। तो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पर दिए हैं। आगे देखो इसके बाद में आगे अपने पास क्वेश्चन है कि ब्रोंकाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है। मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से, दो वर्ड बताता हूँ। एक तो होता है ब्रोंकाइटिस, ठीक है, दूसरा होता है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस, आइटिस नाम आपको बायोलॉजी में कहीं लिखा हुआ मिल जाए, जैसे आइटिस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इस आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है ना, इन्फ्लामेशन। और जिसके आगे ये नाम लगा होगा उस ऑर्गन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। जैसे आइटिस नेफ्रॉन, ठीक है ना, तो किसके अंदर नेफ्रॉन, किसके अंदर सूजन हो गई है, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, ठीक है। किसके अंदर सूजन हो गई है, तो सूजन हो गई है भैया कि कौन सी ऑर्गन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। आइटिस और वो भी किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है ना। तो ब्रोंकाई के अंदर यहाँ पर सूजन हो गई है। तो देखो ब्रोंकाइटिस कौन से, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई का हिंदी में मीनिंग होता है श्वसनी, ठीक है ना, श्वसनी। तो देखो श्वसनी कहाँ पर दिया है, वायुनली नहीं होगा, श्वसनी हो जाएगा फेफड़े, और इसके बाद में श्वसनी। तो बी और डी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे इसके। आगे देखो इसके बाद में अपने पास दिया है कि श्वसन के मुख्य प्रकार कौन कौन से, श्वसन के मुख्य प्रकार कौन कौन से। बाह्य श्वसन भी होता है और आंतरिक श्वसन, नाक और वातावरण के बीच में बाह्य श्वसन, और फेफड़ों और रक्त और ऊतकों और रक्त के बीच में आंतरिक श्वसन। तो उपयुक्त दोनों सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो इसके बाद में अपने पास है आगे क्वेश्चन है कि समाप्ति प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं होगा। समाप्ति का मतलब होता है कि जब, समाप्ति का मतलब होता है यहाँ पर बाह्य श्वसन के लिए नाम आया है कि आप जब एक बार में ऑक्सीजन अंदर ले लोगे और इसके बाद में एक बार में जब CO2 आप बाहर निकालोगे, तो उस दौरान आपके अंदर क्या नहीं होगा, फेफड़ों का आयतन कम हो जाएगा, छोड़ दीजिए, ठीक है ना, डायाफ्राम शिथिल हो जाएगा। आगे बात हमने छोड़ दीजिए, श्वास नली से हवा है वो बाहर निकल जाएगी, श्वास नली सिकुड़ जाएगी, कभी नहीं होगा। आगे बात हमने कभी नहीं होगा, क्योंकि रीजन इसका ये है, वैसे करेक्ट ऑप्शन इसका ये, रीजन इसका ये है कि सी आकार की क्या पाई जाती है, उपास तीव्र, टोटल कितनी होती है 16 से 20, जो इसको सिकुड़ने से रोकती है। तो ऊपर वाले 3 बिल्कुल एकदम सही है, चौथा गलत है, तो डी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है ना। श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य देखो 3 बातें हैं भैया, ठीक है ना। एक तो ऑर्गन होता है हार्ट, दूसरा ऑर्गन होता है लंग्स, तीसरा ऑर्गन होता है किडनी, ठीक है ना। अब देखो हार्ट है वो बॉडी का कैसा स्टेशन है, ब्लड पंपिंग स्टेशन, मतलब ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। लंग्स है वो ब्लड को क्या करता है,
प्योर करता है, ठीक है। मतलब ब्लड के साथ में कौन सी गैस को जोड़ देता है, ब्लड प्लस ऑक्सीजन। आगे बात समझे, किडनी ब्लड को क्या करती है भैया, फिल्टर करती है, छांटती है, ठीक है ना। मतलब ये जो यहाँ पर जो ब्लड आएगा ना, इस ब्लड से यहाँ पर माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूरिया। ये काम किसका है, किडनी का है। तो देखो ध्यान से, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है, रक्त को पंप करना। कौन करता है, हार्ट करता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। श्वसन शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन, शरीर के अंदर चारों ओर ऑक्सीजन ले जाना, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हार्मोन बनाना कभी नहीं बनाता है, हार्मोन अपने शरीर में एक तंत्र चलता है और उस तंत्र का नाम क्या है, अंतःस्त्रावी तंत्र। और ये अंतःस्त्रावी तंत्र है, ये अपने शरीर में क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है। पाचन एंजाइम का उत्पादन करना कभी नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बनते हैं पाचन एंजाइम। आगे बात समझे, आगे देखो। इसके बाद में अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मांसपेशी श्वसन को नियंत्रित करती है। मांसपेशी एक ही है सबसे बड़ी मांसपेशी जो अपने श्वसन में पाई जाती है, कौन सी, डायाफ्राम। आगे बात सुनिए, डायाफ्राम सामान्य अगर आकार इसका देखें तो सामान्य आकार इसका कैसा होता है, चपटा होता है, ठीक है। लेकिन जब श्वसन की क्रिया होती है तो इसका आकार कैसा हो जाता है, गुंबद के जैसा या गुंबदाकार हो जाता है। आगे बात सुनिए, इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप की होती है भैया, एक तो होती है IICM, दूसरी होती है EICM। इसको कहा जाता है अंतर परशुक पेशियां और इसको कहा जाता है बाह्य अंतरा परशुक पेशियां। इस प्रकार से अपनी रिब्स होती है। आगे बात समझे, आगे की ओर स्टर्नम हड्डी, यहाँ पर भी रिब्स टोटल 12 इधर और 12 इधर। इन रिब्स के बीच में इस प्रकार से एक तो खड़ी मसल्स पाई जाती है और इन्हीं खड़ी मसल्स के ऊपर एक इस प्रकार से तिरछी मसल्स पाई जाती है। ये जो तिरछी मसल्स होती है ना, ये होती है EICM और ये जो खड़ी मसल होती है ये होती है IICM। आप नॉर्मल जब सांस लेते हो, ठीक है ना, नॉर्मल जब सांस लेते हो तो आपकी कौन सी मसल्स काम करती है, IICM। और जब आप बलपूर्वक लेते हो, ठीक है ना, बलपूर्वक, और इसके बाद में ये कुछ सामान्य, बलपूर्वक और कुछ सामान्य दोनों श्वसन में क्या करती है, हेल्प करती है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बीमारी के कारण सांस छोड़ते समय आवाज आती है। तो एक ही बीमारी अपने निपटी है, कौन सी बीमारी के कारण आती है, वातस्फीति के कारण सांस छोड़ते समय हमेशा क्या आती है, आवाज, एम्फाइसीमा के कारण। क्योंकि इससे एल्विलाई कठोर हो जाएगी और एल्विलाई से धीरे धीरे गैसों का आदान प्रदान है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे जब सांस लेंगे तो आवाजें आएगी। आगे देखो, इसके बाद में श्वसन के दौरान किस गैस की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। 3 गैसें लेते हैं, अभी हमेशा गैसों का सॉल्यूशन अंदर लिया जाता है। नाइट्रोजन कितने परसेंट, 78%। ऑक्सीजन कितनी, 21%। लेकिन बॉडी के अंदर कितनी लेते हैं, 20%, ठीक है। और CO2 कितनी, 0.03 से 0.04%। इस प्रकार से, और कुछ गैसें और बॉडी के अंदर जाती है। हमेशा ऑक्सीजन और CO2 वो श्वसन क्रिया के दौरान काम में ली जाती है, लेकिन नाइट्रोजन 78 बॉडी के अंदर जाती है और 78 बॉडी से क्या जाती है, बाहर। तो नाइट्रोजन में यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देख लीजिए, ऑप्शन नाइट्रोजन है वो यहाँ पर बिल्कुल एकदम कैसा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद में आगे है कि श्वास नली के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है। श्वास नली के अंतिम भाग पर देखो ध्यान से, श्वास नली का ये तो हो गया प्राथमिक भाग, ठीक है। ये इस प्रकार से श्वास नली, और श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बंट गई। दो भागों को ब्रोंकाई या श्वसनी कहा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये दोनों श्वसनी कहाँ पर खुलती है, अपने फेफड़ों में खुलती है, इस प्रकार से, ठीक है। एक तो इस प्रकार से फेफड़ा, दूसरा इस प्रकार से। ये जो प्राथमिक भाग है ना, इसको कहा जाता है ग्लोटिस, ठीक है। श्वास नली का ओपनिंग कहलाती है ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर इस प्रकार की कवरिंग, इसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। और इसके बाद में श्वास नली पर 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, सी आकार के क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। जब ये ब्रोंकाई आगे चलकर और भागों में बटेगी, प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका, चतुर्थक और तृतीयक, और इसके बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और इन सभी के लास्ट में जुड़ी होती है क्या, कुपिका, ठीक है ना। कुपिका, जिसको वायु कोश भी कहा जाता है, ठीक है ना, वायु थैली भी कहा जाता है और एल्वियोलाई भी कहा जाता है। तो वायु थैली है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखो, इसके बाद में देखो, इसके बाद में इसके बाद में देखो, अपने पास है कि निम्न में से कौन श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हृदय कभी भी श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। कौन सी तंत्र का होता है, परिसंचरण तंत्र का। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है। श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान उन सभी के क्या होता है, दबाव के कारण होता है। क्योंकि दो जगह पर गैसों का प्रेशर लगता है। पहला किसके पास, फेफड़ों के पास, और दूसरा किसके पास है, ऊतकों के पास। याद रखना, फेफड़ों के अंदर PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 104 mm ऑफ Hg। और इसके बाद में PCO2 होता है भैया कितना, 40 mm ऑफ Hg। इतनी बात समझ आ गई।
ऊतकों के पास PO2 होता है, वो होता है 40 mm ऑफ Hg, और इसके बाद में PCO2 होता है, वो कितना होता है 45 mm ऑफ Hg। आगे बात सुनने, और इसी प्रेशर के कारण यहाँ पर इन दोनों के पास में एक क्रिया लगती है, कौन सी, विसरण, जिसके कारण गैस है वो अपनी उच्च सांद्रता से कहाँ पर जाती है, निम्न सांद्रता की तरफ जाती है। आगे बात सुनने, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन श्वसन तंत्र में गैसों के दबाव के कारण गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान, और कौन सी क्रिया से, विसरण क्रिया से। आगे बात सुनने, आगे देखो इसके बाद में अपने पास है कि रक्त और कोशिका के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, ठीक है। रक्त और कोशिका के बीच में, कोशिका नाम आया तो एक तो सीधी सी बात है, कौन सा श्वसन हो गया, कोशिकीय श्वसन हो गया। और शरीर के अंदर है तो इसे कौन सा श्वसन कहा जाता है, आंतरिक श्वसन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आगे बात समझे, आगे देखो इसके बाद में अपने पास है क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का परिवहन किसके कारण होता है। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का परिवहन है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। 3% जो ऑक्सीजन है वो किसके कारण शरीर में जाती है, प्लाज्मा के कारण। अब देखो हीमोग्लोबिन है वो किसके अंदर पाया जाता है, आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के भाग होते हैं दो, पहला हिम और दूसरा कौन सा, ग्लोबिन। ग्लोबिन यहाँ पर एक टाइप की प्रोटीन है, और हिम यह वो यहाँ पर एक टाइप का वर्णक है। वर्णक के अंदर एक धातु पाई जाती है, कौन सी, फेरस। इस फेरस के साथ में 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं, इस प्रकार से 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं, और 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ने पर एक रिंग बनती है, मतलब एक वलय बनती है, और इस वलय का नाम होता है पोरफायरिन वलय, ठीक है ना, पोरफायरिन वलय। अब देखो नॉर्मल जब आप काम करोगे ना, नॉर्मल जब आप बॉडी में काम करोगे तो हमेशा एक ऑक्सीजन ऊतकों को दी जाती है। आगे बात सुनिए, इसके अलावा जब फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो 2 दे देगा, लेकिन 2 से ज्यादा ऑक्सीजन जब डोनेट करेगा तो बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन हो जाती है। आगे बात सुनिए, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हीमोग्लोबिन करता है। आगे देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना, पर 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, वो होती है 12 से 16 ग्राम। देखो फेफड़ों की गैस धारण करने की क्षमता है वो कितनी होती है, फेफड़ों की गैस धारण करने की क्षमता कितनी होती है भैया, 5 से 6 लीटर। याद रखना कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। एमएल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5000 ml से कितना आ जाएगा, 6000 ml आ जाएगा। एनसीईआरटी में लिखा है भैया, 11th की एनसीईआरटी में, इसे टीएलसी कहा जाता है। टीएलसी की फुल फॉर्म होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, और टीएलसी वो हमेशा या तो एमएल में दी होगी या लीटर के अंदर दी होगी। याद रखना, अगर टीएलसी आपको MM³ में दी है, ठीक है ना, MM³ में दी है, मतलब वहां पर बात चल रही है किसकी, WBC की बात चल रही है। कौन से सिस्टम की बात चल रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात चल रही है। याद रखना, ये 5000 से 6000 होती है, और ये होती है 6000 से कितनी होती है, 8000 होती है, ठीक है ना, 6000 से 8000। अब देखो ये जो टीएलसी है ना, इसके अंदर 4 वैल्यू काउंट की जाती है, टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। आगे इतनी बात सुनने, टीवी की वैल्यू होती है कितनी, 500 ml। इसके बाद में IRV होती है कितनी, 2500 से कितनी, 3000, ठीक है। और इसके बाद में ERV कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। और इसके बाद में RV कितनी होती है, 1200 ml। इन चारों वैल्यू को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टीएलसी आ जाएगी। ये होती है फेफड़ों की गैस धारण करने की क्षमता, और ये कितनी होती है, 5 लीटर। आगे देखो इसके बाद में अपने पास है आगे वाला क्वेश्चन है कि श्वसन गति से संबंधित कौन सा कथन है वो गलत है। गलत उत्तर बताना है। तो आराम और नींद के दौरान श्वसन की दर कम हो जाती है, बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन है। आगे बात हमने, क्रोध के दौरान श्वसन दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। व्यायाम के दौरान श्वसन दर सामान्य रहती है, ये ऑप्शन छोड़ दीजिए। दौड़ते समय श्वसन दर बढ़ जाती है, बिल्कुल एकदम गलत ऑप्शन है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्यायाम के दौरान श्वसन की दर है वो क्या रहती है, सामान्य नहीं रहती है। व्यायाम के दौरान श्वसन की दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में है कि ज्वारीय आयतन क्या है। अभी मैंने आपको एक नाम बताया था पीछे क्वेश्चन में, जिसका मैंने नाम लिया था ज्वारीय आयतन, और ज्वारीय आयतन को कहा जाता है टीबी। टीबी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना। और टाइडल वॉल्यूम होती है कितनी, 500 ml, ठीक है। 500 ml मतलब 0.5 लीटर। और 0.5 लीटर या 500 ml अपने ऑक्सीजन है वो हमेशा बॉडी के अंदर लेते हैं, और 500 ml CO2 है वो बॉडी से क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ये होती है टीबी। तो देखो प्रेरणा का मतलब होता है अंतःश्वसन के दौरान हवा का आयतन, और निःश्वसन के दौरान हवा का आयतन, इन दोनों को क्या कहा जाता है, ज्वारीय आयतन कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में आगे देखो कि मनुष्य में प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है। देखो ध्यान से, मनुष्य में दो टाइप की प्रोसेस चलती है। एक तो होती है ब्रीथिंग,
ठीक है ना। नॉर्मल एक बार में ऑक्सीजन अंदर लेना, एक बार CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है या श्वासन कहलाता है। ठीक है। अब देखो दूसरी प्रोसेस होती है कौन सी, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन भी अपने दो टाइप से करते हैं, एक तो होता है इंस्पायरेशन, ठीक है, इन रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक तो होता है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होता है अंतः श्वसन, ठीक है। आगे देखो दूसरा, दूसरा होता है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन का मतलब होता है बाह्य श्वसन, ठीक है ना, बाह्य श्वसन। अब देखो ध्यान से, इंस्पायरेशन में टोटल टाइम पीरियड लगता है कितना, 2 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर टाइम पीरियड लगता है कितना, 3 सेकेंड। इंस्पायरेशन होता क्या है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना, ठीक है, मतलब आपने एक बार शरीर के अंदर ऑक्सीजन ली तो टोटल टाइम, मतलब आपकी नाक से लेकर लंग्स से ब्लड तक जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, 2 सेकेंड, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाक से रक्त, और इसमें टाइम पीरियड कितना लगता है, 2 सेकेंड। अब यहाँ पर देखो रक्त से कहाँ पर, बाह्य वातावरण, मतलब बाहर आने में CO2 को कितना टाइम लगेगा, CO2 को बाहर निकलने में, एक्सपायरेशन कहलाता है CO2 का बाहर निकलना, CO2 को बाहर निकलने में टाइम लगता है 2 सेकेंड, और इसमें टोटल टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड। अब 1 मिनट में सेकेंड, 60 सेकेंड, तो देख लीजिए कितनी बार श्वसन करेंगे, 12 बार, 3-4 बार बढ़ भी सकते हैं, तो 12 से कितनी बार हो जाएगा, 16 बार, बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका कौन सा हो जाएगा, 12 से 15 बार, ए इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में है अपने पास कि कोशिकीय श्वसन के प्रकार क्या है। कोशिकीय श्वसन दोनों प्रकार का हो सकता है, एरोबिक भी हो सकता है और एनएरोबिक भी हो सकता है। मतलब जब आप C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन काम में लोगे, एरोबिक हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, H2O बॉडी के काम में आ जाएगा, प्लस ATP या ऊर्जा बन जाएगी जो शरीर के काम आएगी। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या कर देते हैं, एब्सेंट कर देते हैं, कौन सा एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड। और अगर यीस्ट में होता है तो एथेनॉल, ठीक है। और इसके बाद में कौन सी गैस है, CO2, और साथ में क्या बनेगी, ATP। तो ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये भी एक कोशिका में चल रहा है और ये भी एक कोशिका में चल रहा है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, कोशिकीय श्वसन। अब देखो यहाँ पर जो ATP बनती है ना, वो ATP बनती है कितनी, 2, ये याद रखना कितनी बनती है, 36 से 38 ATP बनती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में इसे कहा जाता है कोशिकीय श्वसन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि कौन सा श्वसन रोग है, तीनों के तीनों श्वसन रोग हैं, अस्थमा या दमा इसको कहा जाता है, ठीक है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया याद रखना कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी सबसे ज्यादा किसको साइड इफेक्ट करती है, लंग्स को साइड इफेक्ट करती है। इसके बाद में क्षय रोग, इसे तपेदिक भी कहा जाता है, इसे टीबी भी कहा जाता है, और इसका बैक्टीरिया होता है कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये दोनों तीनों के तीनों अपने लंग्स के अंदर क्या करते हैं, साइड इफेक्ट, मतलब म्यूकस बनने लग जाता है तीनों से, ठीक है, तीनों से म्यूकस बनने लग जाता है, तो श्वसन की क्रिया में क्या उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है, तो इसका आ जाएगा डी करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो इसके बाद में इसके बाद में अपने पास है कि श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तीनों के माध्यम से होता है, ठीक है ना, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन देखो सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने परसेंट, 70%। हीमोग्लोबिन, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, याद रखना कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और ये होता है टोटल लगभग अपनी ह्यूमन बॉडी में कितना, 23% आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से। और इसके बाद में प्लाज्मा कितने परसेंट है, 7%, और वो भी कौन सी अवस्था में, गुलित अवस्था में, ठीक है ना, गुलित अवस्था के अंदर किसका आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। याद रखना बाइकार्बोनेट आयन में एक एंजाइम हेल्प करता है और उसका नाम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज, ठीक है ना, कार्बनिक एनहाइड्रेज। और ये यहाँ पर क्या है, एंजाइम है, ठीक है, जो आपके किसके ऊपर पाया जाता है, आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में आगे है अपने पास है सांस छोड़ते समय गैसों का प्रतिशत कितना होता है। सांस छोड़ते समय देखो ध्यान से, ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन देखो बॉडी के अंदर कितनी अंदर लेते हैं, बॉडी में 20%, ठीक है, कितनी बाहर निकाल देते हैं, 16%। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप याद रखो तो 19.7% लगभग बॉडी के क्या लेते हैं, अंदर। और इसके बाद में 15.6% लगभग बॉडी से क्या निकाल देते हैं, बाहर। मतलब आपके शरीर में कितनी काम आती है, 4% काम आती है। आगे बात समझे, मतलब आपके 100 ml ब्लड में अगर 20 ml ऑक्सीजन को अंदर लिया तो आपकी बॉडी से 16 ml क्या निकल जाएगी, बाहर। बॉडी के कितने काम आएगी,
4 ml जो ऑक्सीजन है वो काम आएगी। आगे बात समझे CO2। देखो CO2 वायुमंडल में 0.03 से कितनी 0.04% इतनी अपने अंदर लेते हैं, लेकिन जब बाहर छोड़ते हैं तो कितनी बाहर आती है 4%। नाइट्रोजन 78% ही है, 78 ही अंदर जाती है, 78 बॉडी से क्या आ जाती है बाहर। तो सांस छोड़ते समय गैसों का प्रतिशत कितना है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। आगे देखो इसके बाद में अपने पास है दूसरा ऑप्शन है कि श्वसन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है। रासायनिक ऊर्जा है भैया, ठीक है ना, केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है ना, क्योंकि ग्लूकोज टूटती है, ग्लूकोज से CO2 H2 और ATP बनती है, तो रासायनिक ऊर्जा हो गई, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्वसन अंग की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। द्वितीयक श्वसन अंग की भांति व्यवहार करता है, यहाँ पर कौन करता है, मुख करता है, ठीक है। क्योंकि अपनी जो नाक है, ठीक है ना, नाक आगे चलकर अपने एक छोटी सी स्ट्रक्चर लटकी है मुख गुहा के अंदर, जिसको यूबुला कहा जाता है, उसके पीछे खुलती है, ठीक है ना। नाक अपनी ग्रसनी में खुलती है, मुख भी किसमें खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। तो मुख है वो भी कुछ ना कुछ श्वसन में सहायता करता है, ठीक है ना। जैसे जुकाम के अंदर अपने देखते हैं कि कई बार मुंह बा बा कर श्वसन किया जाता है, तो वो सारा का सारा जो है ना ग्रसनी के थ्रू सारा का सारा जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है। आगे बात सुनिए, तो मुख द्वितीयक श्वसन अंग की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। आगे देखो इसके बाद में सांस लेते समय गैसों का प्रतिशत कितना होता है। सांस लेते समय गैसों का बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है। ऑक्सीजन 21% होती है, 20% काम में लेती है। नाइट्रोजन 78% होती है, 78 ही अंदर जाती है। CO2 0.03% है और 0.03% ही क्या जाती है, अंदर जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में है कि मुख्य रूप से किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण का मेन वो जो मटेरियल काम में लिया जाता है वो आपको पता है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट मतलब कौन सा, C6H12O6, ठीक है। वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन कौन सी गैस बनी, CO2 क्या बना, H2 और साथ में क्या बनी, ATP। इसको अपने ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में है कि विश्राम की स्थिति में मनुष्य का ज्वारीय आयतन कितना होता है। नॉर्मल कंडीशन में पूछा है, 2-3 बार पीछे बता के आ चुका हूँ कि नॉर्मल में टीवी कितनी होती है, टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर या कितने ml है, 500 ml O2 को अंदर लेना और 500 ml CO2 को क्या निकालना, बाहर निकालना। ये जो पूरी की पूरी जो अपने पास ये जो है ना ये कहलाती है टीवी। 0.5 लीटर 500 ml ऑक्सीजन को अंदर लेना, 500 ml CO2 को क्या निकालना, बाहर, टीवी कहलाती है। आगे देखो इसके बाद में है कि न्यूमोनिया के दौरान संक्रमण कहाँ पर होता है। न्यूमोनिया के दौरान संक्रमण कहाँ पर होता है, तो न्यूमोनिया के दौरान संक्रमण कहाँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया मैंने आपको बैक्टीरिया बताया था, धीरे धीरे श्वास नली को पार कर जाता है, ब्रोंकाई को पार कर जाता है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, टर्सरी, इसके बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को पार कर जाता है, किसके अंदर चला जाता है, एल्विलाई के अंदर। अब देखो एल्विलाई के अंदर क्या होता है कि एल्विलाई के जब आप टीएस देखोगे, जैसे मान लीजिए ये एक एल्विलाई की टीएस है, इस प्रकार से बनेगी। इस एल्विलाई की टीएस में इस प्रकार से छोटी छोटी और बड़ी बड़ी टाइप की, जैसे एक ये तो छोटी सेल होगी, ये बड़ी सेल होगी। आगे बात समझे, ठीक है ना, छोटी बड़ी, इसके बाद में छोटी फिर बड़ी, इसके बाद में फिर छोटी और फिर एक बड़ी सेल, इसके बाद में फिर छोटी और फिर एक बड़ी सेल। आगे बात समझे, ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं है ना, इन छोटी छोटी कोशिकाओं के बीच में इस प्रकार से छिद्र पाए जाते हैं, बीच बीच में इसके ये जो बड़ी सेल है ना, ये यहाँ पर इन सभी सेल को कहा जाता है न्यूमोसाइट। जैसे ये होती है न्यूमोसाइट, ठीक है, ये होती है लार्ज न्यूमोसाइट और ये कौन सी होती है, स्मॉल न्यूमोसाइट। अब देखो लार्ज न्यूमोसाइट और स्मॉल न्यूमोसाइट है, ये यहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन करने लग जाती है, म्यूकस भर जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, इसे क्या कहा जाता है, न्यूमोनिया, ठीक है ना, या नामोनिया इसको कहा जाता है। आगे देखो इसके बाद में है कि लंबी व गहरी सांस लेने के बाद में कुछ सेकंड तक सांस न आने का कारण क्या है, रक्त में कम CO2। सीधा ऑप्शन है, रक्त के अंदर कम CO2 का होना ये सारी प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है। याद रखना, अपना ब्रेन भी तभी इस चीज को, श्वसन को कंट्रोल करता है, क्योंकि CO2 का स्तर है वो ब्रेन के द्वारा चेक किया जाता है कि CO2 कितनी बड़ी और कितनी कम हुई है, ठीक है ना, तभी अपने जो पोन्स है वो और मेडुला ऑब्लांगेटा भाग है वो एक्टिव होते हैं। आगे देखो श्वसन की वह प्रक्रिया जिसके दौरान गैस रक्त में प्रवेश करती है क्या और छोड़ती है क्या कहलाती है, विसरण। मैंने आपको बताया था विसरण दो जगह पर होता है, एक तो फेफड़ों और ब्लड के बीच में, और दूसरा कोशिका और ब्लड के बीच में। गैसों के प्रेशर के कारण आदान प्रदान होता है और सारी विसरण क्रिया, मतलब गैस से उच्च सांद्रता से कहां पर जाती है, निम्न सांद्रता की ओर जाती है, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में स्क्वेमस एपिथेलियम है वो किस में पाई जाती है, स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है किसके अंदर, एल्विलाई के अंदर। पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था
कि इसके अंदर सेल होती है दो टाइप की, एक तो स्मॉल ल्यूमोसाइट और दूसरी कौन सी, लार्ज ल्यूमोसाइट। तो दोनों की दोनों सेल किसकी बनी होती है, स्क्वेमस है एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में अपने पास आगे क्वेश्चन है कि डायाफ्राम है वो स्थित होता है, डायाफ्राम कहाँ पर स्थित होता है, वक्ष गुहा के ऊपरी भाग पर, वक्ष गुहा के मध्य, वक्ष गुहा के निचली सतह पर और फेफड़ों के बीच में। तो वक्ष गुहा की निचली सतह पर मतलब हेड पार्ट, नेक पार्ट, इसके बाद में वक्ष गुहा यहाँ से स्टार्ट, वक्ष गुहा की ये निचली सतह पर, डायाफ्राम से ऊपर वक्ष गुहा, नीचे उदर गुहा। ठीक है ना, तो डायाफ्राम वक्ष गुहा की कौन सी सतह पर होता है, निचली सतह पर। ठीक है ना, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि डायाफ्राम है वो वक्ष गुहा की कौन सी सतह पर होता है, निचली सतह पर होता है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि मानव श्वसन तंत्र के कौन से अंग शामिल है, मानव श्वसन तंत्र में कौन से अंग शामिल है, नेजल कैविटी होती है। ठीक है ना, नेजल कैविटी ये हो गई, लैरिंग्स होता है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड होती है, ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के बाद में ट्रेकिया, विंड पाइप और ट्रेकिया, ये सारी चीजें एक ही होती है। तो ऑल ऑफ वो हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो इसके बाद में अपने पास है वक्षीय गुहा में कौन सा अंग है वो, वक्षीय गुहा में कौन सा अंग स्थित होता है, तो वक्षीय गुहा में कौन सा अंग स्थित होता है, ट्रेकिया आ गई, दो भागों में, एक इधर और एक इधर। आगे बात सुनने, जैसे देखिए ये मान लीजिए ह्यूमन बॉडी का हेड पार्ट, नेक पार्ट, नेक के बाद में पूरा का पूरा थोरेक्स पार्ट, और थोरेक्स के बाद में इसके नीचे का पार्ट कौन सा, एब्डोमेन, और एब्डोमेन के नीचे का पार्ट कौन सा, ठीक है ना, उदर। आगे बात सुनने, यहाँ पर होता है अपना डायाफ्राम। ठीक है ना, डायाफ्राम से यहाँ पर जैसे मान लीजिए ट्रेकिया आ गई, ट्रेकिया आगे चलकर दो भागों में, ठीक है, दोनों भाग, ये यहाँ पर क्या खुल गए, लंग्स। तो इस वक्स भाग में अपने क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। आगे बात सुनने, ठीक है, आगे देखो इसके बाद में अपने पास है आगे वाला क्वेश्चन है कि वायु कोष में वायु का मिश्रण क्या है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। आपको पता है कि 14 ऑक्सीजन दिए, 14 और 6 20% ऑक्सीजन हो गई और 80% क्या हो गई, नाइट्रोजन। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो सौर यंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियां पाई जाती है, सौर यंत्र की दीवार में भैया टोटल 9 उपास्थियां पाई जाती है। ठीक है, 9 उपास्थियां कौन कौन सी, थायराइड, क्रिकोइड, सेंट्रोनी, आगे बात समझे। और इसके बाद में एक एक और रह गई, जिस ये टोटल मतलब कुछ तो जोड़ी में होती है और कुछ सिंगल होती है, आगे बात समझे। और ये टोटल ऐसे मिलाकर टोटल कितनी उपास्थियां होती है, 9 उपास्थियां होती है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में मुख्य भूमिका कौन सा मुख्य भूमिका निभाता है, तो गैसों के आदान प्रदान में मुख्य भूमिका किसकी होती है, श्वास नली की नहीं होती है, कभी भी नहीं होता है, इन तीनों की तो होती नहीं है। फेफड़ों के आदान प्रदान में मुख्य गैसों के आदान, फेफड़ों के अंदर गैसों के आदान प्रदान में मुख्य भूमिका किसकी होती है, कुपिका की या एल्विलाई की होती है। आगे देखो इसके बाद में है कि कौन सा अंग गैसों के विसरण के लिए अधिक सतह क्षेत्रफल प्रदान करता है। ठीक है, अधिक सतह क्षेत्रफल प्रदान करता है। तो आगे देखो अधिक सतह क्षेत्रफल देखो, एक तो श्वास नली, ठीक है, जितना मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर इसका आकार होता है वो इसका बना रहता है, बस इतना ही है। आगे बात समझे, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा है ध्यान से कि वायु थैली, सौर यंत्र और ग्रसनी कोई नहीं होता है। आगे बात समझे, इसके अंदर आ जाएगा सौर यंत्र या ग्रसनी, ये दोनों के दोनों नहीं होती है। जितना सौर यंत्र उसका आकार बना रहता है, ग्रसनी के 3 भाग तो तीनों भाग बने रहते हैं, लेकिन कुपिका है ना, उसका आकार है वो क्या होता जाता है, कम और ज्यादा होता जाता है। आगे बात समझे। अब देखो इसके बाद में अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, आगे अपने पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट कि आगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिग्लोटिस का क्या कार्य है। देखो ध्यान से, अपना सौर यंत्र होता है, ठीक है ना, सौर यंत्र। जैसे मान लीजिए ये ट्रेकिया है, ठीक है ना, ट्रेकिया की ओपनिंग क्या कहलाती है, यहाँ पर ग्लोटिस, ठीक है। और ग्लोटिस के बाद में अपने दूसरी इसोफेगस या ग्रसिका, जिसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रसिका। और ग्रसिका की ओपनिंग क्या कहलाती है, ग्रसिका की ओपनिंग कहलाती है गुलेट। आगे बात समझे, अपनी ट्रेकिया और गुलेट दोनों इस प्रकार से होती है, दोनों की दोनों। आगे बात समझे, मतलब यहाँ पर एक छोटी सी कवरिंग पाई जाती है, यहाँ पर एक छोटी सी कवरिंग पाई जाती है इसके ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर। कार्य क्या होगा, जब भोजन इस प्रकार से इसके अंदर की ओर आएगा, ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर भोजन इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, जिससे ये नीचे की ओर इस ट्रेकिया को ढक लेगा, ताकि भोजन के टुकड़े हैं वो नीचे ना जा सके। आगे बात समझे, और सीधा किसके अंदर चले जाए, गुलेट या ग्रसिका के अंदर चले जाए। आगे बात समझे, ठीक है ना। तो एपिग्लोटिस का क्या कार्य है कि भोजन निगलते समय एक तो वायु मार्ग को बंद नहीं होने देता है, ये बात गलत है। भोजन निगलते समय कणों को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है, बिल्कुल एकदम सही है। भोजन निगलते समय वायु मार्ग को बंद कर देता है, सही है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एक तो बी और दूसरा कौन सा, सी, ये दोनों क्या है,
करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात हमने कभी कभार भोजन के टुकड़े अंदर चले भी जाते हैं भैया, और अंदर चले जाने के कारण जोर 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 से क्या आती है, हिचकी आती है। आगे देखो इसके बाद में, श्वास नली की सामान्य लंबाई कितनी होती है, पीछे बता चुका हूं मैं क्वेश्चन में, कितनी होती है, 10 से कितनी 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में अपने पास आगे वाला क्वेश्चन है कि मेंढक में किस प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। याद रखना, मेंढक में लंग्स से भी श्वसन होता है और त्वचा से भी होता है। एक और रह गया, याद रखना, एक और कौन सा, मुख मुख गुह्य मुख गुह्य ग्रसनी, ठीक है ना, मुख गुह्य ग्रसनी से भी मेंढक के अंदर श्वसन होता है। कभी भी आप देखना, जब मेंढक बैठा होता है ना, तो इस प्रकार की ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है मेंढक की, ये ऊपर नीचे होती है, ये कौन सी ग्रसनी होती है, मुख गुह्य ग्रसनी। तो इससे भी मेंढक में क्या होता है, श्वसन। जब मेंढक स्थल के ऊपर पाया जाता है तो किससे श्वसन होता है, फेफड़ों से। और जब मेंढक पानी के वो मेंढक स्थल के ऊपर पाया जाता है तो किससे श्वसन होता है, इससे, फेफड़ों से। और जब मेंढक पानी के अंदर रहता है तो किससे श्वसन पाया जाता है, त्वचा से। और इसके बाद में ये दोनों के अंदर पाया जाता है मुख गुह्य ग्रसनी, मतलब त्वचा के ऊपर छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान। क्योंकि मेंढक के अंदर दो करैक्टर होते हैं, एक तो हाइबरनेशन, ठीक है ना, एक तो हाइबरनेशन और दूसरा होता है एस्टिवेशन। आगे बात समझे, एक को तो कहा जाता है समर स्लीप और दूसरे को विंटर स्लीप। आगे बात समझे, ठीक है ना। तो ये दोनों, इन दोनों करैक्टर के कारण मेंढक के अंदर श्वसन है वो अलग अलग तरीके से होता है। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में है कि फेफड़ों में वायु कोष के प्रवेश का मुख्य मार्ग, वायु के प्रवेश का मुख्य मार्ग क्या है। तो वायु के प्रवेश का मुख्य मार्ग क्या है, फेफड़ों के अंदर वायु के प्रवेश का मुख्य मार्ग क्या है, मुख्य मार्ग है यहाँ पर फेफड़ों के अंदर कौन सा, ट्रेकिया। ट्रेकिया का मतलब है श्वास नली, ठीक है ना, ग्रसनी के अंदर खुलती है, ऊपर लैरिंक्स भाग होता है, और जो आगे चलकर ऑक्सीजन को क्या लेता है, अंदर लेता है। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में है ग्लोटिस और एपिग्लोटिस किस अंग के उप अंग है, ठीक है ना, किस अंग के उप अंग है। तो किस अंग के उप अंग है, सवर यंत्र। मतलब आपके जो लैरिंग्स होता है ना, इस लैरिंग्स की, इस श्वास नली की ओपनिंग क्या कहलाती है, ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर की कवरिंग एपिग्लोटिस। एपी का मतलब ऊपर और ग्लोटिस का मतलब है ढकने वाला। आगे बात समझे, तो ग्लोटिस को ढकने वाला एक छोटा सा घाटी ढक्कन, जिसको क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। और ये किसके ऊपर होता है, सवर यंत्र। क्योंकि सवर यंत्र खुद किसके ऊपर होता है, श्वास नली के ऊपर। सवर यंत्र कभी भी श्वसन में सहायता नहीं करता है। आगे बात समझे, इसलिए क्वेश्चन याद रखना कि ऐसा कौन सा अंग है जो कभी भी श्वसन में सहायता नहीं करता लेकिन फिर भी श्वसन मार्ग में पाया जाता है। तो सवर यंत्र या लैरिंग्स मनुष्य के अंदर है, वो पाया जाता है। आगे बात समझे, तो ये आपके एमसीक्यू हैं, वो टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंप्लीट हो चुकी है। दोनों क्लासेस लगाइए, ठीक है, और इसके बाद में इन एमसीक्यू को सोल्व कीजिए। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।